हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो के अंदर हम हमारी जो पॉलिटी सेक्शन है उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसके बारे में हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप देखिए, जब भी आप प्रियम्बल के बारे में रीड करते हो तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो टेक्स्ट है वो ज़रूर लिखा होता है, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, कि इंडियन प्रियम्बल इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डेट वाज मूव्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो क्या है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, क्या इसके इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक बेस है हमारे प्रियम्बल का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें जो लिखी गई हैं, जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं, उन सबको अडोप्ट किया गया है हमारे प्रियम्बल के अंदर में। इसको लिटिल बिट मॉडिफाई करके हमारे प्रियम्बल के अंदर रखा गया है। अगर हम बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की, स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिमांड है इंडिया के अंदर कंटिन्यू हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के समय से ही रही है। सबसे पहले हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई, बट बाद में कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो पूर्ण स्वराज है, उसकी जो डिमांड है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई। और पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है वो इंक्रीज होने के साथ ही हमको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा समय समय पे अलग अलग तरीके के जो आयोग हैं, जो कमीशंस हैं, वो इंडिया में सेंड किए गए और उनके द्वारा कंटिन्यू यहाँ पे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की जो डिमांड थी या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट किया गया। बट अगर हम बात करें 1940 के समय में, 1940 के आसपास जब सिचुएशंस चेंज होती हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी सिचुएशन चेंज हुई, इंडिया के अंदर भी जिस तरीके से जो मूवमेंट है उसके अंदर कम्प्लीटली जो पीपल हैं वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि 1942 के समय में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में आप देखिए कि जो लीडरलेस मूवमेंट था, उस समय में कंप्लीट सभी जो मेन लीडर्स हैं उनको ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा अगर हम बात करें कि डिटेंड कर दिया गया था, और उस समय में कंप्लीट जो कॉमन पीपल्स हैं उनके द्वारा मूवमेंट को लीड किया गया। तो उसी समय से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की जो डिमांड है वो चलती रही। उसी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आती है, वो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो लाइन यहाँ पे फ्रेम की गई थी, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो भी बातें बताई गई थी, उस लाइन पे यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि इसी सेम लाइन के लिए यहाँ पे सबसे पहले अगस्त ऑफर आता है, फिर आपको क्रिप्स मिशन देखने को मिलेगा, और सबसे लास्ट में जो कैबिनेट मिशन है वो देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो बेस होती है, और नवंबर 1946 में ये यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आती है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एग्जिस्टेंस में आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स कौन होंगे, कौन कौन लोग उसके पार्ट होंगे, उसके लिए यहाँ पे इलेक्शन है। 1946 का जो जुलाई अगस्त का जो समय है, उस समय में यहाँ पे इसके इलेक्शन स्टार्ट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ना तो डायरेक्ट कम्प्लीटली इलेक्टेड थी, ना यहाँ पे कम्प्लीटली नॉमिनेटेड थी, पार्सली वो इलेक्टेड थी, लिमिटेड फ्रेंचाइजी के ऊपर में। उस समय में वोट देने का जो अधिकार था वो सभी लोगों को नहीं था, कुछ लिमिटेड लोग थे उनको ही वोट देने का अधिकार था, और पार्सली ये नॉमिनेटेड थी ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो पार्सली इलेक्टेड थी और पार्सली नॉमिनेटेड थी। उसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की एक मीटिंग होती है 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग होती है। और उस मीटिंग को जो मुस्लिम लीग है, जिनकी डिमांड थी कि यहाँ पे जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए, वो इस मीटिंग को यहाँ पे बाइकआउट करते हैं, वो इस मीटिंग को नहीं अटेंड करते हैं। तो इसलिए मीटिंग को जो अटेंड किए गए ओनली 211 मेंबर हैं, 211 जो लोग हैं उनके द्वारा ही ये मीटिंग अटेंड की गई। उसी मीटिंग का यहाँ पे जो सेकंड मीटिंग है, या अगर हम बात करें कि जो 13 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग के समय में
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया गया असेंबली के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। और बेसिकली ये जो मूव किया गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो फंडामेंटल एंड फिलोसफिकल जो थिंग्स हैं उनको लेट डाउन इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि यहाँ पे जो पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, अगर हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो इंडिया को इंडिपेंडेंट सोवरिन रिपब्लिक के रूप में यहाँ पे इस्टेब्लिश करती है। तो यहाँ पे देखिए कि इंडिया को जो सोवरिन जो वर्ड है जिसको हम लेटर फेज में प्रियम्बल के अंदर भी यूज़ किया गया है, तो इंडिपेंडेंट सोवरिन रिपब्लिक का जो डिमांड है वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा इंडिया की जो टेरिटरी हैं उसके अंदर अलाउ किया गया है कि फ्यूचर के अंदर अगर कोई टेरिटरी इंडिया के अंदर जुड़ना चाहे तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और इंडियन टेरिटरी और इंडियन स्टेट्स का जो यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है टेरिटरी को, तो आप देखिए कि फ्यूचर के समय में गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और इसके साथ 1973 का जो समय है उस समय में जो सिक्किम यहाँ पे इंडिया में ऐड होता है वो सब हमको इसी पॉइंट के थ्रू देखने को मिलता है। और लेटर फेज में जो आर्टिकल 1 to 4 हैं, जो आर्टिकल 1 to 4 है जिनके अंदर इंडिया और उसकी बाउंड्रीज़ को दिखाया गया है, इंडिया और उसके यूनियन ऑफ स्टेट्स को दिखाया गया है, उनका बेसिकली यहाँ पे जो हमको देखने को मिलता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम पॉइंट 3 की बात करें, यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई है कि किस तरीके से जो फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, सेंटर और स्टेट्स के जो दरमियाँ जो पावर है उसका किस तरीके से जो पावर शेयरिंग की बात की गई है वो हमको फेडरल स्ट्रक्चर के चैप्टर्स में, या फेडरल स्ट्रक्चर जो इंडिया में प्रेजेंट सेंटर और स्टेट्स के मिडिल में जो पावर शेयरिंग है उसके रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा आप 7th शेड्यूल है जिसके अंदर लिस्ट दी गई हैं, वहाँ भी देखने को मिलता है कि जहाँ पे डोमेन डिसाइड किया गया है कि सेंटर की डोमेन क्या होगी, स्टेट की डोमेन क्या होगी, और अगर कोई ऐसे एरियाज़ हैं जिनके ऊपर में यहाँ पे जो अगर हम बात करें कि सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा कानून बनाने का अधिकार बताया गया है, कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे ये बताया गया है कि जिन टॉपिक्स को कवर नहीं किया गया इन लिस्ट के अंदर, वहाँ पे जो सेंटर है वो मोर पावरफुल है कानून बनाने के लिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 4th पॉइंट की, तो यहाँ पे बताया गया है कि वेयर इन ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सोवरिन इंडिपेंडेंट इंडिया इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द पीपल। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि अगर हम हमारे प्रियम्बल की अगर हम फर्स्ट लाइन को रीड करते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया वहाँ पे बोला जाता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन है? वो सोर्स ऑफ पावर है। जो सोर्स ऑफ पावर को बेसिकली जो प्रियम्बल के अंदर डिफाइन किया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो पावर है, जो कम्प्लीटली पावर है कि हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाती है, सोवरिन बनाती है, तो ये पावर कहाँ से विड्रॉ की जाती है? पीपल ऑफ इंडिया यहाँ पे मोर पावरफुल है उनके द्वारा, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कि लोगों के द्वारा ही पावर बेसिकली हमारे लोगों को इलेक्ट किया जाता है, जो यहाँ पे कानून बनाने का जिनको अधिकार होता है। अगर हम बात करें पॉइंट 4 की, पॉइंट 5 की बेसिकली, तो जिसके अंदर जस्टिस, इक्वलिटी, इन सब की बात की गई है, ये आपको प्रियम्बल के अंदर भी देखने को मिलेगा। जस्टिस जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई है और फर्टेनिटी की बात की गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें माइनॉरिटीज़ का, और ट्राइबल सेक्शन है, डिप्रेस क्लास हैं, बैकवर्ड क्लास है, इन सबको एडुकेट सेफगार्ड प्रोवाइड करने की बात की गई है। आप देखिए कि इन सभी लोगों को डिफरेंट सेक्शंस को अलग अलग तरीके की जो राइट्स हैं, जो ऑटोनॉमी है, वो प्रोवाइड की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिसमें आप आर्टिकल 16 और 15 को देख सकते हो, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे रिजोल्व करने की कोशिश की गई है, डिक्रीज़ करने की कोशिश की गई है। आर्टिकल 17 जिसमें अनटचेबिलिटी को यहाँ पे डिफ़ाइन किया है कि अनटचेबिलिटी को बेसिकली रिड्यूस किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा,
और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो ऐसे सेक्शंस हैं जिनको यहाँ पे कम्प्लीटली डिप्रेस हैं, तो उनको रिजर्वेशन की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड की गई है कि जिसके थ्रू वो मेन स्ट्रीम के अंदर यहाँ पे आ सकें, गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर उनकी एंट्री हो सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पॉइंट 7 की, तो पॉइंट 7 के अंदर बात की गई है कि मेंटेन करेंगे इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक एंड सोवरेन राइट्स ऑफ द लैंड, सी एंड एयर। तो ये आपको देखने को मिलता है जस्टिस एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज नेशंस। तो ये सब आपको इंटीग्रिटी, और अगर हम बात करें जो पीस है, हमारी जो लैंड है, सी है, एयर, उसके ऊपर जो पावर है हमारी गवर्नमेंट का होता है, तो वो सब भी हमको देखने को मिलता है और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी डिफ़ाइन किया गया है। अगर हम बात करेंगे पॉइंट 8 की, तो पॉइंट 8 के अंदर यहाँ बात की गई है कि प्रमोट किया जाएगा वर्ल्ड पीस को एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। आर्टिकल 51 जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है, उसके अंदर आप इसका जो डेफिनेशन है वो देख सकते हो। इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया के द्वारा कभी भी किसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया जाता है। इंडिया यहाँ पे कम्प्लीटली न्यूट्रल होता है, क्योंकि आप देखें कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था उसी समय में वर्ल्ड है जो 2 ब्लॉक्स के अंदर में डिवाइड था, कोल्ड वार का एरा था। उस समय में इंडिया ने दोनों किसी भी एक ब्लॉक को ना ज्वाइन करते हुए अपना खुद का ही जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनका एक अलग से ग्रुप बनाने की कोशिश की गई। तो ये बेसिकली इंडिया के यहाँ पे कुछ सिद्धांत हैं, कुछ यहाँ पे पॉलिसी हैं, उनको कम्प्लीटली शो करने की कोशिश की गई है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा। यहाँ पे पीस की बात की गई है, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड की बात की गई है। ये सभी चीज़ें आपको हमारी जो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसका भी मेन थीम के रूप में देखने को मिलते हैं। इंडिया के द्वारा कभी भी किसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया गया है, बट अगर किसी कंट्री ने इंडिया के ऊपर अटैक किया है तो इंडिया ने हमेशा उसको डिफेंड करने की कोशिश की गई है। क्योंकि आप देखें कि जब भी इंडिया के अंदर आर्टिकल 352 अगर इम्पोज हुआ है तो वो उसी समय में इम्पोज हुआ जिस समय में बाहर से जो वॉर की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुई है। स्टूडेंट्स इसके अलावा ये जो रिजोल्यूशन है इसको अनैनिमसली अडॉप्ट किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। 1947 को 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया। उसके बाद में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो 14 जो अगस्त है उसको मिलती है। 14 अगस्त को मिलने के साथ ही यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है वो आज़ाद होता है। और आज़ाद होने के साथ ही हमको देखने को मिलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकिंग जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली वे में स्टार्ट होता है, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी आती है जिसको हेड करते हैं हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर सर। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फ्रेमिंग कंप्लीट होता है। पर ड्यू टू द ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें कि जो पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है जिसको 1929 में हमने अडॉप्ट किया था, उसी की वजह से 2 मंथ तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमेंसमेंट में नहीं आता है। ओनली कुछ सेक्शंस हैं जिसके अंदर अगर हम बात करें जो सिटीजनशिप है, इलेक्शन के कुछ जो सेक्शंस हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। और फिर 26 जनवरी 1950 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे इफ़ेक्ट के अंदर आता है, कमेंसमेंट में आता है। तो ये सब जो चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर बताई गई हैं, जिसमें सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी की बात की गई है, गुड गवर्नेंस की बात की गई है, सोर्स ऑफ पावर जिसमें पीपल ऑफ इंडिया को माना है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, तो ये सब बातें हमको देखने को मिलती हैं। हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल का जो फेज़ अगर हम बात करें प्रियम्बल को अगर हम रीड करते हैं तो उसमें बताया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो सोर्स ऑफ पावर वी द पीपल ऑफ इंडिया को वहाँ पे माना गया है। किस तरीके का इंडियन स्टेट बनेगा उसके बारे में बताया गया है, डेट बताई गई है। इसके अलावा इंडियन को जो सिटीजन्स हैं उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, जस्टिस है, इक्वलिटी है, तो वो सब आपको मॉडिफाइड वर्जन के रूप में हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलते हैं। इसी वजह से जो प्रियम्बल है उसको आइडेंटिटी कार्ड के रूप में जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड। हमारे जो पॉलिटिकल जो कमेंटेटर हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपना कमेंट किया है, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने
जो प्रियम्बल है उसको आइडेंटिटी कार्ड माना है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी बातें हैं उसका जो एक कॉपी फेज के रूप में हमको देखने को मिलता है हमारे प्रियम्बल में। और हमारा जो प्रियम्बल है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, हमारा कम्प्लीटली डिपेंड है हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर, जिसको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हमने देखा इस चैप्टर के अंदर में। ऐसे ही जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं हमारे पॉलिटी के, उसके थ्रू हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।